सियासत के योद्धाओं की बड़ी कसरत हो रही है। चुनावों के दिन है साहब, गरीबों की बड़ी सेवा हो रही है। नमस्कार, मैं हूं विजय त्रिवेदी और आपने देखना शुरू कर दिया है हमारा खास शो सत्य की विजय, यानी सिर्फ सच। ना किसी का एजेंडा है और ना हो हल्ला। 100% रिसर्च के आधार पर हम सिर्फ सच दिखाते हैं। The polling will take place on 10th of 5 in single phase and day of counting would be 13th of May. कर्नाटक की सरकार देश में सबसे भ्रष्ट सरकार है। 40% की सरकार है। भ्रष्टाचार में लिप्त जितने भी चेहरे हैं वो सब एक साथ एक मंच पर आ रहे हैं। कर्नाटक में विधानसभा चुनावों का ऐलान हो चुका है। पिछली बार की तरह इस बार भी यहां एक ही चरण में वोटिंग कराने का ऐलान हुआ है। राज्य की सभी 224 विधानसभा सीटों पर 10 मई को वोट डाले जाएंगे। अभी फिलहाल राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। 2018 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को 224 में से 104 सीटें मिली। सबसे बड़ा दल होने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी तब सत्ता से दूर रह गई थी। जेडीएस और कांग्रेस ने चुनाव के बाद गठबंधन करके सरकार बनाई। बाद में कांग्रेस और जेडीएस विधायकों की इस्तीफे के कारण कुमारस्वामी सरकार गिर गई। विधायकों के अपने पाले में आने के बाद बीएस येदियुरप्पा ने नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बनाई, लेकिन 2 साल बाद ही उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया और उसके बाद बसवराज बोम्मई को कर्नाटक का मुख्यमंत्री बनाया गया। इस तरह पिछले 5 साल में राज्य में 3 मुख्यमंत्री बने। अब इस बार भारतीय जनता पार्टी सत्ता में वापसी करने में कामयाब होती है या विपक्ष कोई खेल करता है, ये देखना होगा। लेकिन आइए पहले आज का अपडेट आपको बता देते हैं। इलेक्शन अपडेट। कर्नाटक में 10 मई को वोट डाले जाएंगे। एक चरण में मतदान होगा और 13 मई को चुनावों का नतीजा आएगा। 13 मई को काउंटिंग होगी। कर्नाटक में इस समय 5 करोड़ 21 लाख मतदाता हैं। 224 विधानसभा सीटों पर वो मतदान करेंगे। 5 करोड़ 21 लाख। 80 साल से ऊपर और दिव्यांगों के लिए घर से वोटिंग की सुविधा दी है चुनाव आयोग ने। ये एक बड़ा फैसला किया गया है कि 80 साल से ऊपर के, और देखते हैं कितने लोग हैं। 5,15,000 वोटर 80 साल से ज़्यादा उम्र के हैं। और इसमें भी खास बात है कि 16,976 लोग 100 साल से ऊपर के हैं, यानी शतायु वोटर हैं। कर्नाटक की बोम्मई सरकार ने विधानसभा चुनावों की तारीखों के ऐलान से ठीक पहले एक बड़ा दांव खेला। कर्नाटक सरकार ने राज्य में अल्पसंख्यकों को मिलने वाले 4% आरक्षण को खत्म कर उसे ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिक वीकर सेक्शन में डालने का फैसला किया। पहले से ही राज्य में टीपू सुल्तान और सावरकर मुद्दे पर काफ़ी विवाद होता रहा। ऐसे में आरक्षण वाला मुद्दा भी इस चुनाव में बड़ा हो सकता है। आरक्षण का ये दाव क्या है, इसको एक बार समझ लेते हैं। कर्नाटक में आरक्षण का दाव, वहाँ पर 4% आरक्षण था मुस्लिम्स के लिए, ओबीसी मुस्लिम्स के, जिसे खत्म कर दिया गया। इसमें से 2% आरक्षण बढ़ाकर लिंगायत को दे दिया गया, जिनका कोटा अब 6% हो गया है। और इसके साथ ही वोकालिग्गा को भी 2% का आरक्षण दिया और अब उनका कोटा बढ़कर 7% हो गया है। कर्नाटक की सियासत 3 कम्युनिटीज के इर्द गिर्द घूमती है, लिंगायत, वोकालिग्गा और कुर्बा खासतौर से। और तीनों ही समुदायों के लोगों की मठ के प्रति बहुत आस्था है। कर्नाटक के राजनेताओं को मठों की ओर खींचती भी है। आइए आपको कर्नाटक में मठ और वोट के अटूट रिश्ते को समझाते हैं। कर्नाटक देखते हैं कर्नाटक में वोट और मठ का नाता क्या है। कर्नाटक के 30 जिलों में 600 से अधिक मठ हैं। 600 से अधिक, बहुत बड़े मठ भी वहाँ पर हैं। लिंगायत समुदाय से जुड़े करीब 400 छोटे बड़े मठ हैं। जो सबसे बड़ा समुदाय वहाँ पर माना जाता है लिंगायत समुदाय, उसमें प्रमुख मठ जो है मुरुगु राजेंद्र मठ है, सुत्तूर मठ है और सिद्धगंगा मठ है। ये तीनों लिंगायत जो समाज है उसके मठ माने जाते हैं। वोकालिग्गा समुदाय से भी जुड़े करीब 150 मठ यहाँ पर हैं। वोकालिग्गा दूसरा बड़ा समुदाय है, उसके प्रमुख मठ हैं आदि चुनचुनगिरी मठ। ये मठ जो है वोकालिग्गा को चलते हैं। कुर्बा समुदाय जो तीसरा बड़ा समुदाय है, उसके भी 80 से अधिक मठ हैं जो जुड़े हुए हैं। उसमें प्रमुख मठ जो है श्री गैरी मठ है। दरअसल कर्नाटक विधानसभा चुनाव में लिंगायत और वोकालिग्गा समुदाय ही तय करते हैं कि कर्नाटक की सत्ता की चाबी किसके हाथ में रहने वाली है। यहाँ के चुनावी मुकाबले का मुख्य आधार यही जातीय समीकरण है, जो चुनाव को सबसे पहले ज़्यादा प्रभावित करता है और ताकत रखता है इस बात की कि किसकी सरकार बने। कर्नाटक में हुए चुनावों का इतिहास देखें तो राज्य को मुख्यमंत्री देने वाले यही 2 समुदाय थे। सिद्धारमैया एकमात्र ऐसे सीएम रहे हैं
जो कुरुबा समुदाय से आते हैं। कर्नाटक में लिंगायत और वोकलिगा के अलावा SC, ST और मुस्लिम समुदाय भी यहाँ की राजनीति को खूब प्रभावित करते हैं। ऐसे में एक बार देख लेते हैं कि किस समुदाय के कितने वोटर राज्य में हैं और कितनी सीटों पर इनका असर है। बहुत महत्वपूर्ण है इस बात को समझना। कर्नाटक में जातिगत समीकरण, वहाँ पर SC, ST 24.5% हैं और वो 36 आरक्षित सीटें हैं वहाँ पर हैं, उन पर तो असर डालती है, लेकिन करीब 50 सीटों पर उनका असर है। मुस्लिम जो है 16% हैं, उनका भी 50 से 55 सीटों पर असर है। लिंगायत 14% हैं, लेकिन उनका 70 से 80 सीटों पर असर है। वोकलिगा 11% है, उनका भी 55 से 60 सीटों पर असर है। और कुरुबा 7% है, लेकिन उनका 25 से 30% सीटों पर असर है। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भ्रष्टाचार को लेकर विपक्ष पर वार किया, तो आज कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पलटवार करते हुए कहा कि उनकी सरकार खुद भ्रष्ट है और दूसरों को भ्रष्ट कर रहे हैं। आपको याद दिला दें कि कर्नाटक में भ्रष्टाचार एक बड़ा मुद्दा है। जो लोग भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, उन पर जब एजेंसियां कार्रवाई करती हैं तो एजेंसियों पर हमला किया जाता है। जब कोर्ट कोई फैसला सुनाता है तो कोर्ट पर सवाल उठाए जाते हैं, न्यायिक प्रणाली पर हमले होते हैं। आप सब देख रहे हैं, कुछ दलों ने मिलकर भ्रष्टाचारी बचाओ अभियान छेड़ा हुआ है। भ्रष्टाचार में लिप्त जितने भी चेहरे हैं, वो सब एक साथ एक मंच पर आ रहे हैं। तो करप्ट लोगों को सपोर्ट वो कर रहे हैं। ये चोर उल्टा कोतवाल को डांटे ऐसी बात हो रही है कि हम तो उसकी चोरी पकड़ रहे हैं। उन्होंने जो अदानी को इतना सपोर्ट क्यों कर रहे हैं, उनके बारे में क्यों बात नहीं कर रहे हैं, ये हम उनसे पूछ रहे हैं। वो उल्टा हमको बोल रहे हैं सारे अपोजिशन के लोग भ्रष्ट हैं। कांग्रेस के पूर्व सांसद राहुल गांधी की सदस्यता जाने के बाद ये पहला चुनाव हो रहा है। राहुल की सदस्यता को लेकर कांग्रेस आक्रामक मूड में और सभी विपक्षी दलों को एकजुट करने, यूनाइटेड करने की कोशिश में लगी है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या कर्नाटक का चुनाव विपक्षी एकता का पहला इम्तिहान होगा? क्या इस बार कर्नाटक में करप्शन यानी भ्रष्टाचार पर तकरार हो सकती है, चुनाव हो सकता है? और क्या इस बार भी किंग मेकर की भूमिका में दिखेंगे कुमार स्वामी? आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ जुड़ रहे हैं बेहद खास मेहमान, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता सुदेश वर्मा साहब, कांग्रेस के प्रवक्ता डॉक्टर अजय उपाध्याय साहब, कर्नाटक से वरिष्ठ पत्रकार त्यागराज शर्मा साहब और राजनीतिक विश्लेषक मेरे मित्र कार्तिकेय बत्रा साहब। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। त्यागराज शर्मा साहब, सबसे पहले आपके पास आना चाहता हूं, आपके साथ जुड़ना चाहता हूं, क्योंकि आप कर्नाटक को बेहतर तरीके से समझते हैं। आज की स्थिति पर चर्चा करें उससे पहले आपको कुछ तस्वीरें दिखाते हैं। ये DK शिव कुमार की तस्वीरें हैं जो काफ़ी वायरल हो रही हैं, जिसमें वो अपने चुनाव प्रचार के दौरान एक बस में हैं और 500 के नोट बांट रहे हैं, फेंके जा रहे हैं उनके बस से। ये प्रचार का उनका जो यात्रा चल रही है उसमें बांटे गए हैं 500 के नोट। हालांकि उन्होंने बाद में कहा है कि हम अपने कलाकारों को पैसा बांट रहे थे और ये यहाँ की संस्कृति का हिस्सा है। DK शिव कुमार कांग्रेस के बड़े नेता हैं, काफ़ी चर्चाओं में रहते हैं। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, इसको लेकर भी काफ़ी हंगामा हुआ। ये तस्वीरें काफ़ी वायरल हुई हैं जिसमें DK शिव कुमार आपको दिखाई दे रहे हैं और वो 500 के नोट बांट रहे हैं अपनी बस में से। शर्मा साहब, आपसे समझना चाहता हूं कि आज की तारीख में कर्नाटक में क्या हालात हैं, पॉलिटिकल हालात आप कैसे देख रहे हैं, क्या तस्वीर आप देख रहे हैं? देखिए, अभी जिस तरह से हालात चल रहे हैं और खासकर जो अभी रिजर्वेशन का मामले को लेकर, उसके पहले भी काफी दिनों से एक भ्रष्टाचार के आरोप लगे जा रहे हैं इस सरकार के ऊपर। और हालांकि कांग्रेस और बाकी लोग पार्टियों ने लगाया है कि कम से कम 40% की कमीशन की सरकार है और इतने महीनों में जितने भी जो चार्जेस लगे हैं सरकार की तरफ से बयानों के अलावा और कुछ नहीं आया है जी। और जिस तरह से मैं ट्रेंड देख रहा हूँ, लगता नहीं है कि इस बार बीजेपी उतनी पूरी तरह से सफल हो पाएगी। इंडिकेशन तो ये है कि शायद मोस्ट प्रोबेबली हंग असेंबली हो जी, हंग असेंबली हो, क्योंकि खासकर एक तक कांग्रेस राहुल की यात्रा के बाद थोड़ा उन्होंने
कुछ समर्थन बांट लिया है अपने लिए, और जेडीएस अपने लिए वेट करेगा कि जो पार्टी अगर जरूरत पड़ेगी उसके साथ मिलके कॉम्प्रोमाइज करके शायद कांग्रेस कोalition गवर्नमेंट बन सकता है। जी, सुदेश वर्मा साहब, कल प्रधानमंत्री जी भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में जब उद्घाटन कर रहे थे आपके थिएटर का और दूसरी चीज़ों का, ऑडिटोरियम का, तब उन्होंने भ्रष्टाचार को लेकर बड़ी बात कही थी और कहा था कि भ्रष्टाचार के खिलाफ वो लड़ाई जो है उसको मजबूत करेंगे, और सब भ्रष्ट लोग एक साथ हो गए। शर्मा साहब कह रहे हैं कि वहाँ पर कर्नाटक में तो 40% कमीशन वाली 40% की सरकार कही जाती है। विधायकों की तस्वीर आपने देखी है जिसमें 8 करोड़ मिले थे। आपके जो बड़े नेता हैं येदियुरप्पा साहब, उनका इतिहास आपको पता ही है। तो कैसे लड़ेंगे आप भ्रष्टाचार की लड़ाई? देखिए, विजय जी, प्रधानमंत्री जी ने जो अनाउंस किया है वो एक्शन ऑलरेडी ले रहे हैं करप्शन पर, चाहे वो कानून बनाना हो, क्योंकि पहले कानून कमजोर थे, जिस कारण से अगर आप फॉरेन में एसेट क्रिएट कर लीजिए तो कानून नहीं होने के कारण आप कुछ नहीं कर सकते थे। अब वहाँ भी एसेट जब्त हो रहे हैं, और हमारे जो आंकड़े बताएंगे करप्शन में किस तरह से हम लोग बहुत ज्यादा सीजर किया है जो कभी नहीं हुआ था। उसी को लेकर मैं आऊं जो आपका प्रश्न है कि हमारे एक एमएलए करप्शन में पाए गए, तो बीजेपी ने डिमांड किया था उनके खिलाफ एक्शन हो। लोकायुक्त को एम्पावर किसने किया? बीजेपी ने किया। इन्होंने तो लोकायुक्त का पुलिस पावर ले लिया था कांग्रेस ने, और एसीबी को दे दिया था, एंटी करप्शन ब्यूरो को स्टेट का, जिसने एक केस नहीं किया। पहले जो हुआ था लोकायुक्त थी, तो लोकायुक्त बहुत लोगों के खिलाफ एक्शन ली, बीजेपी के भी नेता थे उसमें। तो इसको एम्पावर करना ये दिखाता है कि करप्शन के खिलाफ लड़ रहे हैं, तभी तो हमारे अगर लोग करेंगे तो क्या उनको छोड़ दिया जाएगा? करप्शन में जो लड़ाई है वो बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, जो भी करप्शन में लिप्त पाए जाएंगे उनके खिलाफ है। अब मैं आता हूँ इनके 40% की बात पर। इस प्रतिशत पर खुला चैलेंज दिया गया है बीजेपी की तरफ से। किसी के पास एक भी प्रूफ हो, इस तरह की बातें, देखिए इस तरह की बातें जो है कोर्ट में पहुंचाती है, क्योंकि अगर कोई बोले कि नहीं अगर है ऐसा तो मैं चैलेंज कर दूंगा, चलो प्रूव करो। अभी तक एक भी कॉन्ट्रैक्टर, या सीधा रमैया हो चाहे डीके शिव कुमार हो, जो इनके बड़े नेता है, एक भी प्रूव नहीं कर पाया ऐसा। तो इनका मेन ये लोग करप्ट लोग हैं, तो हमें करप्शन में पेंट करना चाहते हैं, जो राहुल गांधी जी ने सेंटर में भी कोशिश किया था राफेल के मामले में, चौकीदार चोर है बोल के कुछ नहीं हुआ। लोगों को पता है कौन कहां पर है, कर्नाटक के लोगों को पता है। तो किसी के पास प्रूफ हो तो बताएं। इस तरह का डिबेट करके आप कुछ भी बोल दीजिए किसी को कोट करके, तो वो सही नहीं है। कंक्रीट प्रूफ एक भी नहीं मिला है। ठीक है, 16,000 करोड़ का माइनिंग घोटाले की चर्चा वहां पर हो रही है सुदेश जी, लेकिन इस पर चर्चा करेंगे। अजय उपाध्याय जी से एक कमेंट ले लेते हैं। डॉक्टर अजय उपाध्याय, भ्रष्टाचार के खिलाफ आप लड़ाई लड़ना चाहते हैं और आपके नेता 500 रुपए की गड्डी जो है बांट रहे हैं, और बहुत सारे नेताओं पर ईडी के मामले चल रहे हैं, वो तो आपको जानकारी होगी, तो इस पर मैं चर्चा करना नहीं चाहता। जी विजय जी, आज दुर्गा अष्टमी के पावन दिन पर जिस तरह से चुनाव आयोग ने घोषणा की है चुनाव की, हम लोग आभार व्यक्त करते हैं और धन्यवाद देते हैं तहे दिल से चुनाव आयोग का भी, और कर्नाटक की जनता को माँ दुर्गे का आशीर्वाद मिलेगा। और लूट की जो छूट वहां चल रही है लगातार सरकार में, जिस तरह से 40% कमीशन की सरकार, ये मैं नहीं, ये कांग्रेस पार्टी नहीं, ये वहां के भाजपा के सरकार में काम करने वाले ठेकेदारों ने लिखित में कही, और आत्महत्याएं तक की। सबको पता है कि क्या क्या हाल हुआ है। तो मुझे लगता है कि अब जनता वहां जो है राहत चाहती है, माँ दुर्गे उन सबको राहत देंगी। दूसरी बात, भारत का जिस तरह से इन्होंने बोला है, कांग्रेस पार्टी और भाजपा में एक अंतर है। भाजपा का जो मॉडल है वहाँ 40% कमीशन वाला मॉडल है। येदियुरप्पा जी को हटाया, बोम्मई जी को लाया, जितने अभी कॉन्ट्रैक्ट दिए जा रहे हैं, ठेके दिए जा रहे हैं, वो सारे ठेके में करप्शन का एक बड़ा माया जाल चल रहा है। अभी जो आनंद फान में जो एक उद्घाटन किया है, बंगलोर और मैसूर जो रोड है, प्रधानमंत्री जी गए, आधा बना हुआ है, उसी में उद्घाटन हो गया, और उसमें अभी बहुत सारी चीजों का करप्शन का रोल वहां भी आ रहा है। हमारा मॉडल है कि हम वहां के लोगों को कैसे उनका मान सम्मान वापस हो, कर्नाटक के लोगों का कन्नड़ स्वाभिमान कैसे जगे, कैसे उसकी रक्षा हो, कैसे युवाओं को रोजगार मिले, गृह लक्ष्मी योजना के तहत कैसे महंगाई से त्रस्त जो परिवार की प्रमुख महिलाएं हैं उनको प्रति मंथ कैसे उनको कुछ राहत और दिया जाए, ये हम काम कर रहे हैं। शिव कुमार जी की बस पर आप कुछ बोलना नहीं चाहते? शिव कुमार जी की बस में से नोट बांटने पर आप कुछ नहीं कहना चाहते? जी एकदम, आपने स्वयं उसकी चर्चा कर दी है, इसलिए मैं उस पर नहीं आना चाहा, क्योंकि आपने अपने शुरुआती जो आपका ये चल रहा था स्टोरी, उसमें आपने बताया
कि जो कलाकार होते हैं और जो कलाकार उस दौरान रैलियों में भाग लेते हैं, एक वहां परंपरा है और एक कांग्रेस पार्टी का DC कुमार जी नहीं, शायद कोई भी पार्टी का व्यक्ति होगा तो वहां उन कलाकारों को कुछ देने की एक प्रथा है और वो कोई भी इस तरह से कोई पैसा ब्राइब नहीं दे रहा है। ब्राइब देना तो छुप के देगा, ब्राइब कोई ओपनली नहीं देगा। किसी को गिफ्ट किया जा रहा है, वो भी चुनावी सभा वो नहीं है, चुनावी रैली नहीं है, वो एक कार्यक्रम है और कार्यक्रम में कुछ जो है जो कलाकार होते हैं, जो आर्टिस्ट होते हैं, ठीक है, उनको देने की परंपरा और भाजपा के लोग भी दे रहे हैं। आप अपना कैमरा जरूर विजय जी लगवाइए आने वाले समय में। अब हो सकता है कि स्वदेश भाई को कुछ कमी हो गई हो या आज दिखाना चाह रहे हो, ये ईमानदारी का बात तो अलग बात है, लेकिन MLA नहीं दिखाते हो बेचारे, 8-8 करोड़ रुपए लेकर के सरेआम दिखते हैं। सर मैंने उनके MLA से बात शुरू की थी डॉक्टर साहब, सबसे पहले उनके MLA से ही बात शुरू की थी हमने। खैर मेरे मित्र कार्तिकेय बत्रा हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मैं उनको गणितज्ञ कहता हूँ, वो फिजिक्स और केमिस्ट्री के साथ साथ मैथमेटिक्स इलेक्शन की बहुत अच्छे से समझते हैं। कार्तिकेय जी, त्यागराज जी ने कहा कि हंग असेंबली की संभावना है, लेकिन मैं आपसे मैथमेटिक्स के अलावा पूरी कर्नाटक को समझना चाहता हूँ कि क्या कह रहे हैं आप, आपकी नज़र से क्या है? देखिए विजय जी, मोटा मोटी कर्नाटक को आप 5 हिस्सों में बांट सकते हैं ज्योग्राफिकली अगर आप देखें, और हर हिस्से की अपनी पॉलिटिक्स है जी। हैदराबाद कर्नाटक हो गया, मुंबई कर्नाटक हो गया, कोस्टल कर्नाटक, मध्य कर्नाटक और ओल्ड मैसूरू का जो इलाका है, साउथ कर्नाटक, ओल्ड मैसूर कर्नाटक जी, हाँ जी। अगर आप 8, 13, 18 का डेटा देखेंगे तो यहाँ पर देखिए 3 राज्य, ये जो 3 इलाके हैं, हैदराबाद, मुंबई कर्नाटक और मैसूर कर्नाटक, यहाँ पे बहुत फ्लक्चुएशंस होते हैं जी। तो अंत में डिपेंड करता है कि आप रीजनली आपका स्ट्राइक रेट कितना अच्छा रहता है इन इलाकों में। और अगर आप रिपोर्ट्स पढ़ेंगे आप चीज जानेंगे कि जब भी हंग असेंबली हुई है तो जो लार्जेस्ट पार्टी है उसने इन 3 इलाकों में अच्छा नहीं किया है जी, इस वजह से वो जाके रुक गए हैं। आपने 2 बातें, आपने जो शुरू में बताया लिंगायत समाज जो कि नॉर्थ और सेंट्रल में केंद्रित है, और वोकलिका समाज जो कि दक्षिण में केंद्रित है, जहां पर जेडीएस का भी गढ़ माना जाता है जी। इसके साथ साथ आपने कुर्बा के बारे में बात की, तो कुर्बा से जुड़ा है अहिंदा। अहिंदा 40% है, इसमें आदिवासी आ जाते हैं, इसमें ST आ जाते हैं, इसमें मुस्लिम्स आ जाते हैं जी। तो 40% का ये जो चंक है, इसको सिद्धरामैया ने इन्वोक 2013 में किया था, या उससे पहले भी वो शुरू कर चुके थे, वो उसने कांग्रेस को जीत दिलवाई थी। बीजेपी का अभी तक जो सबसे बड़ा वोट बैंक रहा है पिछले कुछ 2 दशकों में, जब वो उठी है कर्नाटक में, वो लिंगायत वोट रहा है जी। लेकिन जैसा कि आपने अपने बीजेपी स्पोक्स पर्सन के वक्तव्य में सुना, उन्होंने बीजेपी के मुख्यमंत्री का नाम ही नहीं लिया जी। उन्होंने सिर्फ प्रधानमंत्री का नाम लिया और उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जी ने ये करा है जी। तो ये उनकी स्ट्रेटेजी दिखा रहा है कि लोकल लीडरशिप पर बीजेपी को इतना एतबार नहीं है, और ये चुनाव भी कहीं ना कहीं मोदी जी के नाम पे लड़ा जाएगा। हालांकि उनके हिसाब से एक लिंगायत मुख्यमंत्री नहीं, कार्तिकेय, उनको लोकल लीडरशिप पे एतबार नहीं है, ऐसा नहीं है, वो एक ही ब्रह्म को मानते हैं जी। लेकिन आप देखिएगा कि ये बदलेगा मध्य प्रदेश में, ये बदलेगा राजस्थान में, कर्नाटक में स्थिति जैसी है जो आप मुझसे ज्यादा समझते हैं। अगर मैं गणितज्ञ हूँ तो आप राजनीति के इतिहासकार हैं। तो मैं आपसे डिसएग्री ना करते हुए जी, मैं कहूंगा कि एतबार लोकल लीडरशिप वहां पे कम है। कांग्रेस के लिए एकदम उल्टा है जी। कांग्रेस के पास वहां एक स्ट्रॉन्ग लोकल लीडरशिप है जी। तो नेशनल लीडरशिप का काम केवल उनको सपोर्ट करना है, लाइमलाइट पे आना नहीं है जी। और कांग्रेस के पास अब DK शिव कुमार तो थे ही और सिद्धरामैया तो थे ही, लेकिन अब खड़गे साहब जब से प्रेसिडेंट बने हैं कांग्रेस के, तो उनका भी एक इन्फ्लुएंस हो गया है। तो मुझे लगता है इस वजह से मुझे कांग्रेस के लिए ये मुफीद लग रहा है। और अगर कांग्रेस कर्नाटक नहीं जीत पाती इस समय विजय जी, तो पता नहीं कांग्रेस क्या करेगी। कांग्रेस कर्नाटक की जमीन एकदम जाऊ है जी। डॉक्टर उपाध्याय, कार्तिकेय जी ने कहा कि इस बार भी यदि कर्नाटक में कांग्रेस नहीं जीत पाती तो फिर क्या होगा। ये खड़गे साहब की प्रतिष्ठा से जुड़ा हुआ चुनाव है। और दूसरा, मैं इसको ऐसे भी देखता हूं कि राहुल जी की सदस्यता जाने के बाद विपक्षी एकता का ये पहला इम्तिहान भी है। वैसे आप अभी जेडीएस के साथ नहीं लड़ रहे चुनाव, लेकिन कैसे आप देख रहे हैं, खड़गे साहब की प्रतिष्ठा जुड़ी हुई है इससे? विजय जी, अच्छा कहा बत्रा जी ने, आपके गणितज्ञ महोदय ने, इस बार कांग्रेस नहीं, इस बार भी, पिछली बार भी कांग्रेस से ही जीती थी और इस बार भी कांग्रेस से ही जीतेगी। ये मैं आपको जिम्मेवारी के साथ कह रहा हूं, और इसलिए कह रहा हूं कि जिस तरह से
वहां पे भ्रष्टाचार का एक पूरा, मैं कहता हूँ, तांडव किया गया है पूरे कर्नाटका में, और कर्नाटका प्राइड के साथ कहीं न कहीं खिलवाड़ करने का काम हुआ। येदियुरप्पा जी को हटाना इसी का कहीं न कहीं प्रतीक था। नए मुख्यमंत्री को लाए, यहाँ भी कमीशन खोड़ी चल रही है, पूरी सरकार ही उसी पर टिकी हुई है। दूसरी बात, हमारे तरफ से आपने ठीक कहा, जो विश्लेषक महोदय हैं, कि हमारे पास एक नहीं, दो, तीन हमारे पास स्ट्रॉन्ग स्थानीय लीडर्स हैं, जिनमें खड़गे साहब राष्ट्रीय नेतृत्व को संभालते हैं, राहुल जी का कार्यक्रम लगातार वहां हुआ है, रणदीप सिंह सुरजेवाला जैसे अनुभवी संगठनकर्ता हमारे पास हैं, वहाँ वहाँ के प्रभारी हैं, और जिस तरह से डीके शिव कुमार और सिद्धारमैया साहब की अपनी अपनी एक छवि और पहचान है उस वहाँ के स्थानीय राजनीति में, पूरी तरह से कांग्रेस जो है 2/3 बहुमत के साथ अकेली सरकार बनाएगी कर्नाटका में। और क्यों, इसके पीछे 10 सेकंड और दे दीजिए मुझे। जिस तरह 5 लाख का कर्ज इस सरकार ने डबल कर्ज कर दिया है कर्नाटका पर, जिस तरह 1300 कंपनियों को वहां से शटडाउन करके छोड़ना पड़ा है, जिस तरह 13 से ज्यादा PSU खत्म हो गए हैं, 34% जो है इन्वेस्टमेंट जो है माइक्रो यूनिट्स में खत्म हो गए हैं, इन सारे फैक्टर्स हैं। कर्नाटका के लोग इसको देख रहे हैं, वहाँ के जो लोग हैं वो जागरूक राजनीतिक समझ वाले लोग हैं, वो कांग्रेस पार्टी के विकास के साथ होंगे, न कि भाजपा के विनाश के साथ। ठीक है अजय जी, वैसे आप तो खुद विद्वान हैं, लेकिन मैं दर्शकों को अपडेट कर दूं, आपने कहा कि पिछली बार भी कांग्रेस जीती थी, तो 104 और 80 में फर्क होता है मेरे ख्याल से। कांग्रेस को 80 सीटें मिली थी, जितना मुझे याद है, 224 में से। ठीक है सुदेश जी, 38% वोट हमको देखो, ठीक है, सीट की बात मैं कर रहा था। सुदेश जी 36% मिले, 36% मिले थे। सुदेश जी, बात अजय जी ने कही जी, मैं एक छोटा सा सवाल जोड़ दूं, फिर आप अपनी बात बोलिएगा। सुदेश जी, मैं केवल आपसे इतना समझना चाहता हूं, आप इलेक्शन को इतना सीरियसली क्यों ले रहे हैं? जो होगा हो जाएगा, देखिए सरकार आपकी बनेगी, पहली बात, और दूसरा, आपके पास जितनी विद्वता है कि 104 सीटें चुनाव में जीतते हैं और चुनाव खत्म हो, अगला चुनाव आने से पहले 120 हो जाती हैं, तो क्यों चिंता करते हैं आप किसी की? हो जाएगी जो चुनाव में जो होगा। विजय जी, हमारी विद्वता हमारे कलीग से ज्यादा नहीं है जी। 104 सीट जीतने के बाद भी 80 सीट जीतने वाला बोलता है कि मैंडेट उनके साथ था जी। पिछले बार क्या हुआ था? बीजेपी, वो मैंने करेक्ट कर दिया था सेकुलर जी, डॉक्टर साहब को करेक्ट कर दिया जी। तब अलग सबसे बड़ी पार्टी हम हुए जी, ये लोग दोनों मिल गए, हमें प्रूफ नहीं करने दिया। अनहोली अलायंस जो इन्होंने महाराष्ट्र में किया वही किया जी जी। उससे कहीं आगे बढ़ के तो नेचुरली कांग्रेस ने ही गिराया था ना कुमारस्वामी सरकार को। कर्नाटक और महाराष्ट्र दोनों जगह पहली बार एक ही जैसा हुआ था आपके साथ सुदेश जी। कर्नाटक और महाराष्ट्र, कर्नाटक और महाराष्ट्र दोनों जगह एक ही जैसा हुआ था जी। उसके बाद चुनाव हुआ, हमारी मेजोरिटी आ गई जी, तो लोगों को समझ में आ गया ये तो भाई पूरा सत्ता का बांट कर रहे हैं, तो और कुछ कर नहीं रहे जी। देखिए, जब आप करप्शन की बात करेंगे तो कर्नाटक में किसी से भी जाके पूछ लीजिए सिद्धारमैया जी का इमेज क्या है, डीके शिव कुमार जी का इमेज क्या है। वो बड़ी मासूमियत से अजय जी ने बोल दिया कि ये तो परंपरा है, कहीं परंपरा नहीं है। गाड़ी में लेकिन 500 रुपया पार्टी उसमें तो येदियुरप्पा साहब सीनियर हैं आपके सुदेश जी। सुदेश जी का कनेक्शन शायद हमारा नहीं मिल पा रहा है। अजय जी, आप इसमें जोड़ना चाहते हैं? देखिए, करप्शन पर जो है ना, ऐसे हम्माम में आप बैठे हुए हैं जिसके दीवारें जो है वो शीशे की बनी हुई हैं। हाँ ठीक है, पब्लिक डोमेन में जब हम होते हैं तो हमें इस चीजों का ख्याल रखना चाहिए। और एक होता है कि आरोप लगाना, एक होता है कि सत्यता के करीब जाना, एक होता है कि आप जांच एजेंसियों का दुरुपयोग करके विपक्षियों को कटघरे में खड़ा कर देना, और एक होता है अपने मित्रों को बचाने के लिए किसी हद तक चले जाना। आज वही हो रहा है, जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला कहावत जो है चरितार्थ इस देश के राजा ने किया है जी। और देश का राजा, देश का शहंशाह पूरे न संसद को चलने दे रहा है, न देश के विपक्ष को चलने देने के लिए प्रयास कर रहा है। स्वस्थ प्रतियोगिता जो लोकतंत्र में होनी चाहिए, जिससे कि लोकतांत्रिक मर्यादा बनी रहे, उसका ख्याल बिना किए जिस तरह से एजेंसियों का दुरुपयोग करके विपक्ष की छवि बर्बाद करो, पीएम प्रताड़ना योजना के तहत और अपने मित्रों को बचाने के लिए मित्र बचाओ योजना की शुरुआत करके। ठीक है। टेक प्लेस ऑन 10th of 5 इन सिंगल फेज एंड डे ऑफ काउंटिंग वुड बी 13th of May। कर्नाटक की सरकार देश में सबसे भ्रष्ट सरकार है, 40% की सरकार है। भ्रष्टाचार में लिप्त जितने भी चेहरे हैं वो सब एक साथ एक मंच पर आ रहे हैं।
ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। हम चर्चा कर रहे हैं कर्नाटक विधानसभा चुनाव की। हमारे साथ विद्वान पैनल है, विद्वत पैनल है। त्यागराज शर्मा साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं जो कर्नाटक की राजनीति को बहुत बारीकी से समझते हैं। राजनीति को बारीकी से समझने वाले कार्तिकेय बत्रा मेरे साथ हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता सुदेश वर्मा साहब और डॉक्टर अजय उपाध्याय कांग्रेस के प्रवक्ता जो अपने अपने क्षेत्र के माहिर लोगों में से हैं, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। त्यागराज जी, आपसे समझना चाहता हूँ, 3 H हैं, हलाल, हिजाब और हिंदुत्व। क्या इनमें से कोई बड़ा मुद्दा हो सकता है कर्नाटका में भ्रष्टाचार के अलावा? हाँ, एक तो माइनॉरिटीज के, जहां तक मैं समझता हूँ माइनॉरिटीज काफी नाराज हैं जी भारतीय जनता पार्टी से, खासकर उनके ऊपर जिस तरह से अटैक हो रहे हैं, या कुछ फंडामेंटलिस्ट कह लीजिएगा, कुछ भी कह लीजिएगा। अभी तक सरकार हालांकि बेशक शायद कोशिश कर रही है कि ऐसा ना हो, पर एक तरह से जो छवि है वो खराब हो रही है। और मैं नहीं समझता अभी तक ऐसा कुछ लगता है किया गया है कि जिससे थोड़ा कुछ उनको थोड़ा सांत्वना मिले। हालांकि येदियुरप्पा साहब ने खुद खासकर बोला है कि ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो जिस तरह से जहां से वो इलेक्शन लड़ते हैं उस समुदाय में उनके काफी इज्जत है। और उसके बावजूद अभी जिस तरह से उनके घर पे अटैक किया गया है, जो बंजारा कम्युनिटी ने, जी हाँ, उनको काफी, लेकिन सर ये जो 4% आरक्षण जो खत्म किया गया मुस्लिम्स का, इसको लेकर क्या है? हालांकि उन्होंने सांत्वना दी है लोगों के कहने से पहले, बात समझना चाहेंगे ये क्यों हुआ, क्यों नाराजगी है, क्योंकि उन्हीं के वोटों पे उनके लड़के का फ्यूचर भी डिपेंड करता है। जी हालांकि उम्मीद ये की जा रही है कि शायद उनका लड़का इस बार विजेंद्र भी शायद उनको सीट मिलने की उम्मीद है नॉमिनेशन के लिए। जी शिकारीपुर से। अगर ये जिस तरह से इनका आरोप रहा तो लगता नहीं है थोड़ा उतना आसान होगा। जी कार्तिकेय, मुस्लिम्स का एक बड़ा हिस्सा है, उसको क्या नाराजगी झेलने के लिए तैयार है भारतीय जनता पार्टी की? 4% जो उनका रिजर्वेशन था उसे खत्म कर दिया गया। फिर मैंने जिक्र किया हिजाब का, वो बड़ा मसला रहा कर्नाटका में। फिर हलाल मीट को लेकर भी आजकल बड़ा वहाँ पर आंदोलन चला और कहा गया कि उसको बैन किया जा सकता है। के ईश्वरप्पा हैं भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता, वो उस पर मूवमेंट चला रहे हैं। या आपको लगता है कि उनको इग्नोर करके पार्टी जो है कंसोलिडेट कर सकती है अपने वोट को? नहीं, मैं इसके पहले विजय जी बात जोड़ना चाहूंगा। आपने कर्नाटक और महाराष्ट्र का उदाहरण दिया जी, उससे पहले गोवा और मणिपुर भी हुआ था जी, तो हमें हर उदाहरण को याद रखना चाहिए। खैर, आपके सवाल पर वापस आता हूं। वो कर्नाटक महाराष्ट्र में ये हुआ कि एक दिन की सरकार रही थी, इसलिए मैंने याद दिलाया था। नहीं, मुझे लगा आप कह रहे हैं कि विपक्ष ने जो सरकारें बनाई वहां पे जोड़ तोड़कर। जी, तो मेरा कहने का मतलब है कि इसका भी आइडिया बीजेपी ने कहीं ना कहीं से दिया था, गोवा और मणिपुर से। जी ठीक। तो वो टेम्पलेट था। मैं आपके सवाल का जवाब ये है, मुझे नहीं लगता कि बीजेपी को माइनॉरिटी वोट से कोई उम्मीद है। मुझे नहीं लगता कि वो उस पर इतना ध्यान देते हैं कि उनको वहां से कितना मिलेगा। हाँ, ऐसी स्ट्रैटेजीज यूज करके वो कोशिश ये करते हैं कि जो पोलराइजेशन हो तो उसमें उनको कितना मैक्सिमम फायदा हो। तो इस समय बीजेपी की नजर, अगर आप देखें, वो समझ रहे हैं कि लिंगायत वोट पर शायद इतनी पकड़ इस बार ना रहे, तो उनकी नजर जो ओल्ड मैसूरू का इलाका है जहां पर वोकलिंगा को, उस पर उनकी फोकस इस समय ज्यादा है। और ये एक काउंटर स्ट्रेटेजी है तरीके से देखा जाए तो उस प्रोसेस में अगर आप मुस्लिम्स को एलियनेट करके उनका एक चंक रिजर्वेशन का बांट दे लिंगायत और वोकलिंगा को जी, तो ये बीजेपी जैसी पार्टी के लिए एक विन विन स्ट्रेटेजी हो सकती है जी, कि आपको वैसे भी माइनॉरिटी वोट से कुछ उम्मीद नहीं है जी, आपको जहां से उम्मीद है आप वहां पे रिजर्वेशन बांट रहे हैं। लेकिन मुझे इस सब में एक रिएक्शनरी टेंडेंसी और एक नी जर्क रिएक्शन टाइप का एक दिख रहा है कि बीजेपी समझ रही है कि इस समय इतनी स्ट्रॉन्ग विकेट पर नहीं है, तो इस वजह से ऐसे स्टेप्स लेने पड़ रहे हैं। अगर आप पोलराइजेशन अपने आप में बात करें तो जो आपके जो एक्सपर्ट है वो बेहतर बताएंगे जो कर्नाटक से जुड़ रहे हैं जी, कि कोस्टल कर्नाटक में इसका ज्यादा डायरेक्ट असर दिखता है जी, जो कोस्टल कर्नाटक का इलाका है जी, वहां पर ज्यादा असर दिखेगा आपको इलेक्टोरली। लेकिन एक माहौल बनाने में काम आ सकता है ये पूरे राज्य पे जी। हमने तो बैंगलोर में भी देखा है कि वो श्रीराम सेना वगैरह बहुत एक्टिव रहते हैं बैंगलोर जैसे शहर में जी। तो मुझे लगता है कि मुस्लिम वोट वैसे भी बीजेपी माइनस करके चलती है, लेकिन उस माइनस से वो कितना प्लस कर पाए एक मल्टीप्लायर इफेक्ट करके वो उस पर फोकस करती है और ये स्ट्रेटेजी इसमें दिख रही है जी। लेकिन जैसा कि मैंने कहा,
मुझे इस बीजेपी के कैंपेन में कन्विक्शन नहीं दिख रहा, और मुझे लगता है इसका कारण यही है कि वो समझ रहे हैं कि लोकल जो फैक्टर्स है वो अभी इस समय उनके साथ नहीं है। अंत में अगर वो अच्छा करते हैं तो इसमें नेशनल लीडरशिप का बहुत बड़ा हाथ होगा। जी सुदेश जी, सारी एक्सरसाइज होती है, कार्तिकेय ने कहा कि कन्विक्शन नहीं है, और फाइनली सेंट्रल लीडरशिप का मतलब एक ही ब्रह्म है, तो उन्हीं के भरोसे चुनाव लड़ना है, तो फिर सारी एक्सरसाइज क्यों करते? फिर येदियुरप्पा साहब को ही रहने देते, बस अब राज को आप लेकर आए। जैसे गुजरात में भी हुआ कि फाइनली प्रधानमंत्री जी के नाम पर ही चुनाव लड़ा गया, जीता गया, तो कर्नाटक भी प्रधानमंत्री जी के नाम पर लड़ने की उम्मीद है। कन्विक्शन और स्लिपरी जो पिच है उसका जिक्र जो है कार्तिकेय कर रहे हैं। 2-3 मुद्दे आपने छेड़ दिया, सबसे पहले आपके मुद्दे पर बात करते हैं, फिर जो इन्होंने बोला उसका भी जवाब हम देना चाहेंगे जी। वक्त थोड़ा हमें देंगे तो, क्योंकि तीनों का जवाब मुझे देना है अकेले। देखिए विजय जी, आपने देखा कि कार्यकर्ता कौन सही है, किसने दिल से काम किया, चुनाव हारे या जीते फर्क नहीं पड़ता, हारा हुआ कैंडिडेट भी मुख्यमंत्री बन जाता है, ये बीजेपी में ही पॉसिबल है जी। क्योंकि नरेंद्र मोदी जी हमारे सबसे मजबूत नेता, सबसे पॉपुलर नेता है, तो निश्चित ही हमारे पास है तो हम उनको यूज करेंगे जी। वो कार्यकर्ता है, जब वो ठीक है, उसमें कोई आपत्ति नहीं है किसी को, तो इसमें किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। और मुख्यमंत्री तो एक फंक्शनल पोस्ट है, इसको भी रखा जाएगा सीईओ की तरह, वो प्रधानमंत्री के डेवलपमेंट एजेंडा को पूरा करेगा जी, करप्शन के खिलाफ जो एजेंडा है उसको पूरा करेगा। अब मैं आता हूँ इनकी बात पर। देखिए सबसे पहली बात है कि इसको माइनॉरिटी ना बोले, क्योंकि आप लोग दोनों ने माइनॉरिटी बोला, इसको माइनॉरिटी मुस्लिम बोले, क्योंकि ये बोलना कि जो आपने किया वहां पर, अगर हम न्याय संगत बात करते हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन के न्याय संगत है, तो आप बोलेंगे हम कम्युनलिज्म कर रहे हैं। हम औरत और मर्द के बराबरी की बात करेंगे, हिजाब के खिलाफ बोलेंगे, तो आप बोलिएगा हम कम्युनलिज्म कर रहे हैं। अरे ये बताइए, जब इस्लाम नहीं कबूल तक करता है कि आप सोशली बैकवर्ड हैं, तो आप कैसे क्लेम कर सकते हैं? आपको रिजर्वेशन दे दिया गया इकोनॉमिकली, आप आइए ना, फॉरवर्ड कास्ट के साथ आप भी आइए, जो इकोनॉमी में है वो आपको मिलेगा। ठीक है, जब आपकी बराबरी का अधिकार है इस्लाम में, तो इस्लाम को क्यों इंसल्ट कर रहे हैं? तो जो भी सच्चा मुसलमान है वो हमारे खिलाफ क्यों होगा? हम तो सबका साथ सबका विकास की बात कर रहे हैं, वो भी हमें वोट देंगे, और नहीं देंगे तो हम उनके पास जाएंगे, बोलेंगे हमें दो, हम तो वही कर रहे हैं जो सही है। सही गलत पर बात होगा ना, ये बात होगा कि हमारे पॉलिसी से कोई हट हो गया। सही तो ये भी है कि हलाल मीट पर रोक लगाएं आप, सही तो ये भी है कि हिजाब पर आप रोक लगाएं। देखिए हलाल वगैरह सगुफा है, इसका जब बात आएगा तो हम लोग बात करेंगे। लेकिन जो दो प्रोमिनेंट मुद्दे आपने छेड़े, पिछले बार मैं आपके डिबेट में नहीं आ पाया था, सॉरी, आप बुलाए थे। जो 4% रिलीजियस ग्राउंड पर आप नहीं दे सकते, कॉन्स्टिट्यूशन में न्याय संगत नहीं है। हिजाब की जब हम बात करते हैं तो हम महिला और पुरुष के बराबरी की बात करते हैं जी। उसके बाद भी कोई महिला जबरदस्ती अगर पढ़ना चाहे कि नहीं उनका अधिकार है पहने तो पहने, हमें क्या हो सकता है? ठीक, हम तो फोर्स के खिलाफ बात कर रहे हैं ना, तो इसको इस संदर्भ में देखना चाहिए। भाजपा बिल्कुल सशक्त तरीके से आगे बढ़ेगी, सबका साथ, सबका विश्वास भी होगा, सबका विकास भी होगा, और सबके प्रयत्न से होगा, सबके प्रयास से होगा। यही नरेंद्र मोदी जी का जो टैगलाइन है हम लोग को मिला है, और इसी पर हम लोग भाजपा पर आगे बढ़ते रहेंगे। ठीक है डॉक्टर उपाध्याय, बात खरगे साहब की करते हैं। आपने कहा कि सिद्धारमैया, DK शिव कुमार और खरगे साहब, ये अलग बात है कि खरगे साहब को आपने पिछली बार मुख्यमंत्री नहीं बनाया था जब उनको मुख्यमंत्री बनाने की बारी आई थी, लेकिन अब तो वो खुद मुख्यमंत्री तय कर सकते हैं। मैं फिर पूछ रहा हूं कि क्या खरगे साहब के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने से इस चुनाव में कांग्रेस का एक बड़ी ताकत बनकर आएगी, और क्या आप ये उनकी प्रतिष्ठा से जोड़ते हैं? अगर आप नहीं जोड़ते तो ऐसा लगता है मुझे कि आप स्लिपरी पिच पर हैं और आपको अभी डर लग रहा है। विनय जी, विजय जी, आपने प्रश्न भी किया और उसके साथ एक रिजर्वेशन भी डाल दिया, इतना हैवी रिजर्वेशन डाला कि आप चाहते हैं कि मैं यही बात करूं। नहीं, आपके जो मर्जी हो वो बोलिए जी। आप जो बोल रहे हैं एकदम सच है। हमारे नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे साहब हैं, उनके राज्य में चुनाव है, जीत भी होगी तो हम सबकी सामूहिक जीत होगी, उनमें उनका भी लाभ, उनका भी नेतृत्व और अनुभव का लाभ हमको मिलेगा। 9 बार रिप्रेजेंट किया है उन्होंने जी, और हार भी होगी तो सामूहिक होगी। ऐसा नहीं है कि उनका हार उसमें नहीं सुनिश्चित होगा, सबका होगा जी। हम लोग इसी में भरोसा करते हैं। हम ये नहीं कहते हैं कि जब जीत गए तो मोदी 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 मोदी, हार गए तो स्वदेश वर्मा स्वदेश वर्मा स्वदेश वर्मा, ये हम नहीं करते हैं। हम क्लियर हैं। हाँ, एक बात आपने बड़ी अच्छी कही है, बड़ी अच्छी कही है, ट्रिपल एच। मैं ट्रिपल एच का थोड़ा सा डेफिनेशन अलग कर रहा हूँ, आपने जो कही वो बात पर नहीं है। वहाँ हिंदू मुस्लिम का जरूर ये पोलराइजेशन की बात कर रहे हैं, लेकिन वहाँ है एक हार्ट, दिल है जी। वहाँ के कर्नाटका वासियों का दिल है, और वो हेट्रेड के विरुद्ध है, और हाथ के साथ है, हैंड के साथ है। ये ट्रिपल एच का कंसेप्ट ये है जी। ये अच्छी, इसी पर अब जब चल रही है वहाँ की चुनाव कैंपेन। हम दिल के साथ हैं, दिल से हम
कर्नाटक। अच्छा, आपने ट्रिपल एच को अच्छे से डिफाइन किया अजय जी। एक चीज और समझना चाहता हूँ कि आपका दिल जो है, आपने दिल का जिक्र किया और हाथ का जिक्र किया, तो आपका दिल भी बहुत बड़ा और आपका हाथ भी साथ देता है। पिछले चुनाव को मैं ध्यान कर रहा था, 2018 में आपके पास 80 सीटें आई और 30-35 सीटें जेडीएस के पास आई, आपने उनको मुख्यमंत्री बना लिया। तो जब आधी से कम सीटों पर किसी को मुख्यमंत्री बना सकते हैं तो चुनाव से पहले ही उनके साथ दोस्ती क्यों नहीं कर लेते आप? देखिए, पिछली बार की भी परिस्थितियां अलग थी और आपने भी देखा था कि उन परिस्थितियों में जब वोट बैंक, सच बात है कि 38.5 लगभग 6% हमको वोट आए थे, भाजपा को 36 थे और जेडीएस के पास भी एक अच्छी संख्या में वोट परसेंटेज थी। नेचुरल है, छोटे भाई होते हुए भी कर्नाटका के लोगों के कल्याण के लिए और कर्नाटका के विकास के लिए हम लोगों ने प्रयास किया था कि भाजपा जो है जिस तरह से पिछले उससे पहले वाले 5 साल को चलाई और अभी भी दिख गया कि क्या हाल किया है। तो हमने प्रयास किया था कि कर्नाटका का जो है हित हो, कर्नाटका आगे रहे। कांग्रेस और भाजपा और जेडीएस से ज्यादा महत्वपूर्ण कर्नाटका का हित, ठीक है, उसको हम लोगों ने प्रमोट किया और ये वाकई दिल बड़ा था। इसीलिए जी कार्तिकेय जी, एक बात देखिए, जो बीजेपी के हमारे बड़े भाई हैं जी, उन्होंने एक बात बोली जो मुझे लगता है कि अहम भी है लेकिन थोड़ी सी अनकंफर्टेबल भी करती है मुझे। उन्होंने कहा मुख्यमंत्री कौन होता है, वो एक फंक्शनल पोस्ट है जी, वो एक सीईओ है जो पीएम का काम नहीं। ऐसा गलत, ये बिल्कुल गलत है जी, ये कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन के बिल्कुल खिलाफ है डेफिनेशन जी। मुख्यमंत्री सीएलपी चुनती है टेक्निकली और मुख्यमंत्री का जो काम है वो लेजिस्लेटिव असेंबली में डिसाइड होता है, दिल्ली से डिसाइड नहीं होता है जी। ये फेडरलिज्म के खिलाफ है ये डेफिनेशन जो इन्होंने दी है। कार्तिकेय, आप राजनेताओं को कानून सिखा रहे हैं। कानून अलग चीज होती है, राजनेता अलग चीज होते हैं। नहीं, मैं इस पर आपत्ति व्यक्त करूंगा विजय जी। आपत्ति करें, उन्होंने तो बल्कि ईमानदारी से तय बताया आपको कि भाई हमारे यहाँ की व्यवस्था ये है, आप नाराज रहिए। और आपका जो सवाल है कि क्यों नहीं साथ में आ जाते जी, देखिए 2019 के चुनाव में साथ में आए थे जेडीएस कांग्रेस जी, उसमें क्या होता है कि उस केस में काउंटर पोलराइजेशन और स्ट्रांग हो जाती है जी बीजेपी के फेवर में जी। तो मुझे लगता है कि स्ट्रेटेजिकली डजंट मेक सेंस किसी भी पार्टी, और जेडीएस का जो रिलायबिलिटी है जी, वो भी मैं मतलब मैं नहीं मानता कि बहुत 100% की रिलायबिलिटी है उनकी कर्नाटका की राजनीति में। तो मुझे ये दो छोटे से इंटरवेंशन करने थे। बाकी बीजेपी के प्रवक्ता ने जो भी बोला मुझे उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनका अपना राय है, उनकी अपनी स्ट्रेटेजी है, लेकिन ये कॉन्स्टिट्यूशनल डेफिनेशन पे मैंने अपनी आपत्ति व्यक्त। ठीक है, वो अपनी व्यवस्था बता रहे थे जी। बस त्यागराज जी के पास 1 मिनट। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है जी, आप जो बोल रहे हैं टेक्निकली वही होता है, ठीक है, लेकिन चूंकि हमारे एमएलए और एमपी सुदेश जी आ जाता हूँ आपके पास पर ही जीतते हैं मुख्यमंत्री के पद के लिए, ठीक है, आपको क्या लगता है? बिकॉज़ जिस तरह से स्थिति सारे एमएलए मानते हैं, सुदेश जी आपको भी डिसाइड कर दिया कि मुख्यमंत्री बनना है तो आपको भी लोग एक्सेप्ट कर लेंगे, ठीक है, होगा टेक्निकली वही जो आप बोल रहे हैं जी, जो कॉन्स्टिट्यूशन बोल रहा है, ठीक है। त्यागराज जी, हाँ, मैं वही पूछ रहा था कि मैं कांग्रेस प्रवक्ता साहब से पूछना चाहता था कि जिस तरह से शिव कुमार और अजय जी आता बीच में जी चल रहा है, तो शिव कुमार डेस्परेट है किसी हालत में चीफ मिनिस्टर बनने के लिए जी, और उधर सिद्धरामैया पहले बोलते हैं मैं वरुणा से लड़ूंगा, अभी बोलते हैं कोलर से भी लड़ूंगा, उनको अपना डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं किधर से लड़ना चाहते हैं, ठीक है। और इसी कारण लगता है कि दोनों में उतनी मैत्रिता नहीं है जितना बाहर दिखाया जा रहा है। इस हालात में आप क्या समझते हैं, कांग्रेस जीत पाएगा या आगे बढ़ पाएगा क्या? जी सर, एक चीज और जो कार्तिकेय ने कहा, जेडीएस के क्रेडेंशियल्स को लेकर उन्होंने सवाल किया, आप क्या सोचते हैं? जेडीएस मेरे को लगता है कोalition पार्टी बनने के वजह से उससे ज्यादा नहीं हो सकता हूँ। नहीं, किसके साथ? जिसके ज्यादा वोट होंगे वही देखना पड़ेगा मेरे को। मैं अभी यहाँ पे इस समय जिस स्थिति लग रही है, मेरे को लगता है ये हंग असेंबली होगा। हंग असेंबली होगा। सुदेश जी, कार्तिकेय ने कहा जेडीएस के क्रेडेंशियल्स पर क्वेश्चन मार्क किया, त्यागराज जी ने कहा जिसके साथ ज्यादा सीटें होंगी उनके साथ जा सकता है। तो क्या मैं उस फोटो को थोड़ा गंभीरता से लूं जिसमें पार्लियामेंट के अंदर एचडी देवगौड़ा साहब व्हील चेयर पर हैं और प्रधानमंत्री जी उनके साथ बड़े प्यार से बात कर रहे हैं? देखिए, पर्सनल रिलेशंस को अगर आप राजनीति में कन्वर्ट होते देखना चाहते हैं तो राजनीति में कुछ भी संभव है जी। ये एक टैगलाइन है जो हमेशा हम लोग को याद रखना चाहिए। मैं भी पत्रकार था, मुझे पता है ये चीज। देखिए, फैक्ट क्या, कर्नाटक एक टेस्ट केस है कांग्रेस के लिए जी। 2 पॉजिटिव है, आप
अलायंस करके दिखाइए। आप बड़े बड़े अलायंस की बात करते हैं जी। कि मोदी जी को हराने के लिए अलायंस करेंगे। जी। दूसरा टेस्ट क्या है, राहुल जी बिल्कुल फ्री है कैंपेन करने के लिए। ऐसा ना हो कर्नाटक चुनाव में वो कहीं और जाके कैंपेन करने लग जाए। तो पूरा कैंपेन करिए और ठिकरा अपने ऊपर फोड़िए, जीत कर दिखाइए। पूरा खुला चैलेंज है। हम लोग तो जीतेंगे, हम बहुत कॉन्फिडेंट है। जी सुदेश जी, एक तो अच्छी बात मुझे लगती है कि आपका जो ध्यान है ना, चिंता जो है कांग्रेस के साथ हमेशा रहती है ज्यादा। मैं ये पूछ रहा हूँ कि बसवराज बोम्मई और विजेंद्र जो येदियुरप्पा साहब के सुपुत्र हैं, उनमें भी कोई टसल चल रही है? क्या हो रहा है? या बोम्मई साहब ही चीफ मिनिस्टर होंगे अगर पार्टी जीतती है तो? देखिए ऐसा है ना, राजनीति में महत्वाकांक्षा न हो तो राजनीति न होगी। जी। महत्वाकांक्षा को पार्टी के दायरे में बांधा जाए, यही शीर्ष नेतृत्व का काम है, जॉब है, कर्तव्य है, उसको करते हैं। बीजेपी बहुत सक्सेसफुली करती है, कांग्रेस नहीं कर पाती। हेमंत बिस्वा शर्मा हमारे साथ हो जाते हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया आ जाते हैं, बड़े बड़े नेता आ जाते हैं, ये एसिमिलेट नहीं कर पाते। जी जी जी। तो महत्वाकांक्षा अजय जी, महत्वाकांक्षाओं को नियंत्रण में रखना या उसको एक नतीजे तक पहुंचाना नेतृत्व का काम होता है। आप कैसे देख रहे हैं? शर्मा साहब ने कहा सिद्धारमैया साहब और शिव कुमार जी के लिए कैसे कंट्रोल होगा? देखिए चुनाव का वक्त है और जो परिस्थितियां हैं कर्नाटका में, कहने के लिए कुछ तो आप कहेंगे जी। लेकिन एक बात मैं सुदेश भाई, बड़े भाई भी हैं मेरे जी, उनके कॉन्फिडेंस को मैं दाद देता हूं। इतना कॉन्फिडेंस लाते कहां से हैं जी? एकदम ओवर कॉन्फिडेंट है कि चुनाव मैं ही जीतूंगा जी। अरे कर्नाटका बदल गया है, कर्नाटका में पानी बहुत आगे है। वो जो 40% वाला खेल है वो बहुत कुछ बदल दिया है। 40 सीट नहीं आने जा रही है जी। लेकिन आपका कॉन्फिडेंस कमजोर क्यों रहता है? आपने खुद एक काम किया है अजय जी। ओवर कॉन्फिडेंस, सुदेश जी का ओवर कॉन्फिडेंस तो समझ में आ गया, लेकिन आप इतना लो कॉन्फिडेंस में क्यों रहते हैं? राहुल जी की वजह से, खड़गे जी की वजह से, या सिद्धारमैया और शिव कुमार जी की वजह से? एक बात जरूर उन्होंने कहा है, राहुल जी फ्री हैं, राहुल जी बिजी हैं, राहुल जी क्या कर रहे हैं? आपने देखा है चुनाव पैदल, ये तो एक मेरा सलाह होगा, उनका स्नेह है और नहीं, ठीक है, होना भी चाहिए। यदि ऐसा स्नेह ये बार बार देते रहे तो हमारी राजनीति कद इसी तरह बढ़ेगी। मोदी जी बार बार ऐसा स्नेह दें। ये प्रताड़ना वाला स्नेह से हम बहुत प्रसन्न हैं जी। और ये स्नेह मिलता है राहुल जी को समझाइए। बस हम तो चाहते हैं कि ये स्नेह लगातार हमारे सभी कांग्रेस के का बना रहे और देश की जनता इसको समझती है और देख रही है। लोकतांत्रिक प्रक्रिया है जी। शर्मा साहब, आपने कहा पैदल यात्रा किया जी, पैदल यात्रा करके उसका इम्पैक्ट है। खड़गे साहब के नेतृत्व में उनके अनुभव का लाभ मिलेगा। सिद्धारमैया को लोग वहां ग्रामीण क्षेत्रों में भगवान की तरफ पूछते हैं, मैं नहीं कर रहा हूं, वहां की जनता ये मानती है। और डीके शिव कुमार में जो क्षमता है प्रबंधन की, इन सबका सामूहिक जो एसिमिलेशन है वो हमारे संगठन करता है रणदीप सिंह सुरजेवाला वो कर रहे हैं। पूरी कार्यकर्ता वहां पे A to Z लग करके इस बार चुनाव जो है वहां हम जीतेंगे। हमें भरोसा है कर्नाटका के स्वाभिमान को बचाने का। हम पूरी तरह से नई रणनीति के साथ इस बार काम कर रहे हैं जी। अब कर्नाटका को लूट से बचाएंगे, अब लूटने नहीं देंगे भाजपा के। अजय जी, एक छोटी सी बात और समझना चाहता था। आपने कहा सामूहिक नेतृत्व, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये सामूहिक नेतृत्व में जो दूध के जले हैं आप, राजस्थान अभी तक निपटा नहीं, वो सामूहिक नेतृत्व में तय नहीं कर पाए कि कौन की वजह से जीते थे, सचिन पायलट की वजह से या अशोक गहलोत की वजह से। मध्य प्रदेश में तो पूरा का पूरा खेल ही बिगड़ गया और छत्तीसगढ़ में भी अभी तक सिंहदेव और भूपेश बघेल में से कुछ हिसाब नहीं बन पाया। तो ये ठीक कर लेंगे जो सुदेश जी कह रहे हैं कि नेतृत्व का काम है, इच्छाओं को या सुदेश भाई को थोड़ा खुशी मिलती रहे इसके लिए वो जरूर इसको उछाले। लेकिन सच्चाई है कि ना अब छत्तीसगढ़ में कोई विवाद है न था। और जहां तक बात राजस्थान की आपने कही है, राजस्थान कांग्रेस के कारण राजस्थान में लोग जीते थे और कांग्रेस की ही सरकार है और कांग्रेस के कारण भी अगली सरकार आएगी। किसी व्यक्ति और किसी व्यक्ति से नहीं, व्यक्ति से बड़ा संगठन हमारा जी। शर्मा आता हूँ सुदेश जी, कार्तिकेय आता हूँ। शर्मा साहब, आपने कहा हंग असेंबली होगी, तो हंग असेंबली में नंबर 1 और नंबर 2 पार्टी कौन सी हो सकती है आपके हिसाब से आज की तारीख? देखिए, इस समय कहना मुश्किल है, पर मेरे को नहीं लगता कि बीजेपी स्वीप करेगा जैसा इनकी उम्मीदें हैं, और ना ही कांग्रेस के पास इतनी शक्ति है और इतना मिलजुल के काम कर रहे हैं। और वो जैसे हम पहले भी देख चुके हैं, इट विल बी वर्चुअली वेरी क्लोज फाइट, बट आई थिंक मोस्ट प्रोबेबली इट्स गोइंग टू बी अल्टीमेटली बीजेपी और कांग्रेस के बीच में सीट बचेंगे, बट अल्टीमेटली जो मेन प्लेयर होगा जेडीएस होगा। कार्तिकेय?
नहीं, मैं कांग्रेस के प्रवक्ता का जवाब एक बात बोलना चाहूंगा जी। यही कांग्रेस का प्रॉब्लम है कि समझ नहीं पाते कि अपनी ब्रांड वैल्यू क्या है और इंडिविजुअल की ब्रांड वैल्यू क्या है जी। पार्टी के बिना इंडिविजुअल नहीं और इंडिविजुअल के बिना पार्टी नहीं जी। दोनों का समन्वय बिठाना है जी। और दोनों को, जैसा कि बीजेपी के प्रवक्ता ने कहा कि इंडिविजुअल एम्बिशंस को पार्टी के डिसिप्लिन में बांध कर आपको आगे बढ़ना है जी। तो मुझे नहीं लगता कि ऐसे दरकिरार कर देना चाहिए कि पार्टी जीती थी, इंडिविजुअल का कोई रोल नहीं था जी। इसके ढेरों काउंटर एग्जाम्पल भी मैं दे सकता हूँ, ठीक है, जहां पार्टी ने जितवाया लेकिन क्रेडिट इंडिविजुअल को गया। ठीक है। तो मुझे लगता है कांग्रेस में टैलेंट मैनेजमेंट का जो क्राइसिस है या प्रॉब्लम है जी। उसका ये एक बहुत अच्छा स्टेटमेंट ये जो है वो उदाहरण है। ठीक है, लेकिन आप क्या कह रहे हैं, कांग्रेस और बीजेपी में से कौन नंबर 1 पर होगा यदि हंगा कांग्रेस सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बन के उभरेगी, ऐसा मेरा। कांग्रेस सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनकर उभरेगी। मेजोरिटी नहीं बोल रहा मैं सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बोल रहा हूँ, उसके बाद फिर खुला खेल है। जी। अजय जी, एक अच्छी खबर कार्तिकेय दे रहे हैं, त्यागराज जी भी यही एक मैसेज दे रहे हैं कि कांग्रेस सिंगल लार्जेस्ट पार्टी हो सकती है, लेकिन ये किसी ने नहीं कहा कि सरकार किसकी बनेगी। सरकार हो सकता है सुदेश जी बना लें। नहीं, वहाँ इस बार सरकार वहाँ कर्नाटका की जनता की बनेगी। जनता जिस तरह से लगातार पिछले कई वर्षों से परेशान रही है भाजपा के कुशासन से, लोग वहाँ रियल में मुक्ति चाहते हैं और उनकी आकांक्षाओं पर जो खड़ा उतरेगा, जो उनके ईमानदारी से उनके लिए काम करेगा, जो उनके स्वाभिमान की रक्षा के लिए आगे बढ़ेगा, वो कांग्रेस पार्टी कर रही है। सीएम कैंडिडेट कोई अभी तय नहीं किया आपने? कर रहे हैं सर, सीएम कैंडिडेट आने दीजिए, वक्त आएगा वो भी मिलेगा कर्नाटका के जनता को, कर्नाटका के हित में, कर्नाटका के विकास के लिए, कर्नाटका के कल्याण के लिए पूरा ईमानदारी से काम होगा। ठीक है, सभी लोग। सुदेश जी, फाइनल कमेंट छोटा सा। जी। विजय जी, देखिए अगर आप ट्रेंड समझना चाहें पूरे देश का, नॉर्थ ईस्ट में जहाँ बीजेपी एग्जिस्ट नहीं करती थी, आपने देखा कि वहां पर कांग्रेस 5 सीट भी नहीं जीत पाई एक राज्य में, और बीजेपी हर जगह सरकार बनाई। आपने देखा त्रिपुरा में जिस तरह से हम पूरा स्ट्रगल करने के बाद जिस तरह से वहां पर रूटेड हो गए, तो वही ट्रेंड, नेशनल ट्रेंड कर्नाटक में भी दोहराया जाएगा, इसमें कोई दो मत है ही नहीं। राहुल गांधी जी बोलेंगे जो इन्होंने बोला 40% जो आपने दिखाया अभी, हम बोलेंगे चोर मचाए शोर, और ज्यादा बिना प्रूफ के बोलेंगे तो फिर कोई ना कोई केस कर देगा। प्रूफ के साथ बोलेंगे तो अच्छा रहेगा। तो बचना चाहिए ऐसे बयानबाजी से, राजनीतिक मुद्दों पर बात करें, आपको पूरा अधिकार है। हम तो चाहेंगे राहुल गांधी बहुत कैंपेन करें, लोगों को थोड़ा इंटरटेनमेंट भी हो, तो चुनाव इतना सीरियस ना हो जाए, राहुल गांधी को लोग मिस ना करें। तो ये बहुत मजेदार चुनाव होने वाला है। लेकिन आपकी पार्टी के अंदर इतनी गहरी पैठ है, बम्बई साहब ही रहेंगे मुख्यमंत्री यदि बनी सरकार तो? क्यों, अगर सिटिंग मुख्यमंत्री हैं तो ऐसा एक्सपेक्ट किया जाता है, लेकिन जरूरी नहीं है। आपको पता है ये तो डिसाइड किया जाए चुनाव के बाद। नहीं, मतलब आप इतने अंदर तक जानते हैं, इसलिए मैं खबर पूछ रहा हूँ आपसे कि मुंबई साहब देने का वक्त अभी नहीं आया। अभी तो कवायद लगेंगी, अभी तो एनालिसिस होगा, और उसके बाद जब तक कांग्रेस हारती नहीं है तब तक आप लोग कांग्रेस को जिताते रहेंगे। ठीक है, जब भाजपा जीत नहीं, हम किसी को नहीं जिता सकते सुदेश जी, हमें किसी को न जिताना है न जिता सकते हैं। मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूं, मीडिया में जो होता है। जी, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका शर्मा साहब, आपका बहुत शुक्रिया डॉक्टर अजय उपाध्याय, कार्तिकेय बत्रा और सुदेश वर्मा साहब, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त निकाला। आज हमने शो की शुरुआत में आपसे सवाल पूछा था कि क्या कर्नाटक का चुनाव विपक्षी एकता का इम्तिहान है। इस पर 59%, 59% लोगों ने हाँ के पक्ष में अपना वोट किया है, वहीं 41% लोग इसके पक्ष में नहीं हैं, यानी 59% लोगों को लगता है कि ये इम्तिहान हो सकता है। आपने राजनेताओं की बात सुनी, पैनलिस्ट की बात सुनी, और अब छोटी सी बात मेरी भी, यानी विजय भी। आज एक कविता सुनाता हूँ। चुनाव आए हैं, 5 साल की चुप्पी तोड़ नेताजी निकले विधानसभा की ओर, चुनावी वायदों की पोटली खोल, आगे पीछे चमचों की टोली, रंग गया जमाए, भीड़ जुटाने के खातिर हर हथकंडा अपनाए, जो भाषण सुनने आए मुफ्त के लड्डू और पैसों पर नज़र जमाए, हाथ में पकड़कर माइक नेताजी मुस्काए, बिना बात के चमचों ने ऊंचे नारे लगाए, गली गली में पानी होगा, हर घर में बिजली, फिर नेताजी भी जब मंत्री बन जाएं, जेबों में भरकर नोट कमाएं, जब लोगों का एक दल पहुंचा सुनाने अपना हाल, मंत्री जी के पीए बोले अब इंतज़ार करो 5 साल। बाकी तो आप खुद समझदार हैं। आज के कार्यक्रम में इतना ही। उम्मीद करता हूं कि आपका आने वाला कल आज से बेहतर हो। आप अपना ख्याल रखिए और उनका ख्याल रखिए जो आपका ख्याल रखते हैं। नमस्कार।